नमस्कार, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम बात करेंगे शब्द व्यवस्था में शब्द भेद की। आज हम दूसरा आधार लेंगे शब्द व्यवस्था का। दूसरा जो आधार है वो है आपका व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 3। ठीक है, 3 कौन कौन से हैं? नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द और नंबर 3 होता है योग रूढ़। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे इसमें आज रूढ़ शब्द, ठीक है, और यौगिक शब्द और आपका योग रूढ़ शब्द। तो इसमें देखिए बच्चों, रूढ़ शब्द क्या होता है? अगर हम बात करें कि रूढ़ शब्द क्या है, रूढ़ शब्द ये मूल शब्द होते हैं जिनको आप जितना भी तोड़ेंगे, है ना, इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। ये हमेशा निश्चित होता है, इसको हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं। यानी कि जिन शब्दों के सार्थक टुकड़े ना हो। ठीक है, इसकी अगर परिभाषा बनाना चाहेंगे आप लोग, जिन शब्दों के सार्थक यानी अर्थ सहित टुकड़े ना हो। रूढ़ यानी मूल, मूल तो जड़ होती है ना। ठीक है, वो क्या होते हैं? आपके रूढ़ शब्द होते हैं। ये किसी भी अन्य शब्द से मेल नहीं करता, ये किसी भी अन्य शब्द से नहीं बना होता, ये अपने आप में पूर्ण होते हैं। ठीक है, इसमें किसी अन्य शब्द का योग नहीं होता है। इसमें ना तो संधि होती है, ना समास होता है, ना कोई उपसर्ग होता है, ना कोई प्रत्यय होता है। क्योंकि शब्द संरचना की तो 4 इकाई बताई थी ना मैंने आपको, कि शब्द संरचना की भाई 4 इकाई होती है। कौन कौन सी थी 4 इकाइयाँ? एक था आपका संधि, ठीक है, दूसरा था आपका समास, तीसरा था आपका उपसर्ग, यही तो आपको नए नए शब्द देता है। चौथा है आपका प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय यानी कि ये जो 4 चीज़ें हैं ये आपको नए शब्द देते, लेकिन रूढ़ शब्द में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए आप इसमें ले सकते हैं। अगर आप इसमें उदाहरण की बात करेंगे, रूढ़ शब्द में कई बार आता है क्वेश्चन कि निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। ठीक है, जैसे गाड़ी, गा और ड़ी को अलग अलग करेंगे कोई अर्थ नहीं बनेगा। जैसे सोना, ठीक है, छोटा, बल, आप खुद भी आइडिया लगा सकते हैं। बल, पुस्तक, पुस्तक आया हुआ शब्द है। ठीक है, कमल, कमल है ना, और चावल, बहुत सारे शब्द मिलेंगे जो अन्य शब्द से मिलकर नहीं बने होते हैं। घर, मुँह, ठीक है, घोड़ा, आपके आसपास जितने भी हैं ना, इनको आप तोड़ कर देखेंगे तो उसका कोई भी हमें अर्थ समझ में नहीं आएगा। ठीक, अगली बात करते हैं। दूसरा जो भेद है वो है आपका यौगिक। देखो मैंने आपको इक प्रत्यय पढ़ाया था, ये बना है योग धन इक से। योग धन इक, जब इक प्रत्यय लगता है तो मात्रा बढ़ जाती है और ओ की मात्रा आउ में बदल जाती है। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है ना। पिछली क्लासों में आप जाकर इसे देख भी सकते हैं। चलिए अब मैं बताती हूँ यहाँ पर कि यौगिक क्या होता है। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं,
यानी कि रूढ़ शब्द में कोई अन्य या तो कोई शब्दांश लग जाए या कोई अन्य शब्द मिल जाए। यौगिक समझ आ गया ना, यानी वे शब्द जिनमें किसी के साथ दूसरे शब्द का मेल हुआ हो, या तो वो रूढ़ भी हो सकता है। रूढ़ के देखो, रूढ़ शब्द है हमारे पास, इसके साथ या तो कोई शब्द लगा होगा या कोई शब्दांश। अगर शब्द लगा होगा तो संधि समास हो सकता है, और अगर शब्दांश लगा होगा तो उपसर्ग या प्रत्यय हो सकता है। उनको हम क्या कहते हैं बच्चे? उनको कहते हैं हम लोग यौगिक। यानी मूल शब्द में, मूल शब्द यानी रूढ़ शब्द, मूल को ही रूढ़ कहते हैं। मूल शब्द में कोई अन्य शब्द मिल जाए उसको हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। इसमें एक नोट बनाकर लिख लीजिए अपने पास। नोट क्या है यहाँ पर? समास में, ठीक है, देखो इसमें समस्त संधि के शब्द आते हैं, जिसमें संधि लगती है आपको यौगिक के अंदर, समस्त संधि के शब्द आएंगे, सभी के सभी उपसर्ग प्रत्यय आएंगे। चलिए देखो कौन कौन से आएंगे संधि वाले शब्द यौगिक के अंदर। समास वाले, परंतु समास में बहुव्रीहि को छोड़कर, बहुव्रीहि को छोड़कर बाकी सब आएगा। इसको छोड़ देना है, को छोड़कर, ये इसमें नहीं आता यौगिक में, ठीक है। और आपका उपसर्ग वाले शब्द जितने भी होंगे और प्रत्यय वाले शब्द जितने भी होंगे, ये सभी जो होते हैं, ये सारे के सारे शब्द क्या होते हैं बच्चों? यौगिक होते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यानी उदाहरण आप दे सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सेनापति, सेना का पति, है ना। जैसे देखो दोनों शब्द है यहाँ पर। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, है ना, दोनों ही शब्द है। जैसे अपमान, अप उपसर्ग लगा हुआ है और मान क्या है? मूल शब्द है ना। जैसे सुंदरता, सुंदरता बोला मैंने, ना कि सौंदर्यता, सुंदरता, ता प्रत्यय लगा हुआ यहाँ पर, ठीक है। जैसे नियमित शब्द दिया है, नियमित, क्योंकि मूल शब्द तो नियम है ना बच्चे, नियमित, इत प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, ठीक है। जैसे शब्द आ जाए, बहुत सारे आपने पढ़ लिया ये सारा का सारा, तभी तो मैंने उसको पहले डिस्कस करवाया था। संधि क्या है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, समास क्या है, ये सारी क्लासें आपने पढ़ ली है, तो आप आसानी से बता सकते कि हाँ जी ये समास है यहाँ पर, है ना। या सामाजिक, देखो सामाजिक, एक प्रत्यय लगा हुआ यहाँ पर, ठीक है। विद्यालय संधि है जी यहाँ पर, विद्यालय, विद्या जमा आलय, दो शब्द है। देखो राजपुत्र, है ना। ये सारे के सारे शब्द जितने भी है ना, ये सारे के सारे शब्द क्या है बच्चे? ये सारे के सारे शब्द आपके यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द क्या होता है? देखो योग भी हुआ है और किसी के लिए रूढ़ भी हो गया है। योग रूढ़ शब्द क्या है? देखो योग भी हुआ है जी और किसी के लिए रूढ़ भी हो चुका है। यानी कि कहने का मतलब क्या है? ऐसे यौगिक शब्द जो एक ही अर्थ में रूढ़ हो गए हैं। कहने की बात पूरी पूरी क्या है? जैसे बहुव्रीहि समास होता ना, यानी कि किसी क्या, जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी अन्य यानी किसी तीसरे अर्थ का भाव हमें देता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चे? उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी जो हमें तीसरा अर्थ देता है। और तीसरा अर्थ हमें कौन देता था? हमें देता था कौन? बहुव्रीहि समास। यानी जितने भी बहुव्रीहि समास के शब्द होंगे वो सारे के सारे आपके यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। बहुव्रीहि समास, जैसे आपने देखा था जलज, जल में पैदा होने वाला कौन होता है? कमल। आपने देखा था पीताम्बर, पीताम्बर पीले वस्त्र धारण करने वाला कौन था? श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबे उदर वाला यानी पेट, लंबे पेट वाला कौन था? गणेश। दशानन, तो एक बार क्वेश्चन बना था कि दशानन कैसा शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़ है, या इनमें से कोई नहीं? तो दशानन कैसा शब्द है बच्चे? तो ये आपका योग रूढ़ हो जाएगा। अगला देखिए गिरधारी, गिरधारी, गिर यानी पर्वत, गिर को धारण करने वाला कौन है? कृष्ण, है ना। दशरथ, दशरथ आपको पता ही, हनुमान जी भी तीसरा अर्थ देता है। एक बार बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आया था चारपाई, चारपाई,
चारपाई, चारपाई में आपको लग रहा होगा कि द्विगु समास है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि एक खटिया की बात करता है बच्चे, इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा आपका योग रूढ़ शब्द आएगा। चारपाई पूछा गया शब्द है, ठीक है। जैसे गजानन, गजानन हम किसको कहते हैं? गणेश जी को गजानन। आनन मतलब मुख, है ना, जिनका मुख किसके जैसा है? गज के जैसा है, ठीक है। और अगर बात करें और आगे क्या क्या आ सकता है इसमें, और ये हो गया, ठीक है। बस इतनी सी बात आपने यहाँ पर याद रखनी। गजानन बहुत सारे, चतुरानन, है ना, चतुर्भुज और नीलकंठ, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, त्रिनेत्र। बस अगर आपको समास आ गया तो समझो आपको ये शब्द भी आ गए, ठीक है। चलिए, ये था आपका किसके आधार पर बच्चे? तो व्युत्पत्ति, उत्पत्ति ध्यान रखिएगा, व्युत्पत्ति है यहाँ पर, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति बोले, रचना बोले, चाहे बनावट बोले, इसके आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हमने बताया रूढ़ शब्द, यानी कि रूढ़ शब्द आपको समझ में आ गया होगा। रूढ़ क्या होता है बच्चे? यानी जिसमें क्या नहीं हो, ना तो कोई संधि होती है, ना कोई समास होता है, ना कोई उपसर्ग होता है, जो अन्य किसी के मेल से ना बनते, उनको मूल शब्द कहते हैं ना। मूल शब्द को जितना मर्जी तोड़ लो। योगी क्या होता है? जिनमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय होता है, और समास में बहुब्रीहि को छोड़कर, है, सभी आते हैं। सब संरचना की चारों इकाइयाँ आती है इसमें। संधि हो गया, एक लाइन में कर सकते हैं आप इसको, देखो, समास हो गया, समास में किसको छोड़ना है? बहुब्रीहि को छोड़कर, है ना। और फिर आपका उपसर्ग हो गया और आपका प्रत्यय हो गया है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और योग रूढ़ क्या है? जो बहुब्रीहि समास के सारे उदाहरण क्या है आपके? योग रूढ़ शब्द होते हैं, ठीक। ये चीज़ें आपने यहाँ पर याद रखनी है। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तीसरा जो आधार है इसका अगला, वो है आपका अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शब्द के भेद कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, मैंने बताया था आपको, ठीक है। पहला होता है बच्चे सार्थक शब्द। स लग गया, इसका मतलब स और अर्थ, यानी अर्थ के सहित, है ना, ठीक है। स लग गया, इसका मतलब किसके सहित है? अर्थ के सहित, सार्थक शब्द। दूसरे होते हैं निरर्थक। निर यानी नहीं है, जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता है, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? निरर्थक कहते हैं, ठीक है। देखिए, पहले निरर्थक की बात कर लेते हैं। निरर्थक, निरर्थक जो शब्द होते हैं, ये बना है निर, धन, अर्थ, धन का, यानी निर मतलब नहीं, किसके बिना है वो? अर्थ के बिना होना। जैसे अगर मैं यहाँ पर उदाहरण की बात करूँ, जैसे आप लोग बोलते हैं ना, चाय वाय, चाय वाय, खाना वाना, ठीक है। और बोलते हैं ना, जैसे दाल बाल, या पढ़ाई बढ़ाई कर ली, जैसे बोलते हैं पढ़ाई बढ़ाई, बहुत सारे शब्द हैं, पढ़ाई बढ़ाई। अब चाय तो समझ में आता, लेकिन ये वाय समझ में नहीं आता। इस वाय का कोई भी मतलब नहीं होता, लेकिन हम इसको ऐसे ही जोड़ लेते हैं इसके साथ, है ना। यानी चाय वाय पी कर जाइए, खाना वाना खा कर जाइए, है ना। इसका मतलब क्या है बच्चे कि ये जो निरर्थक शब्द होता है ना, ये सार्थक के बगैर नहीं चल सकते, इनके लिए सार्थक शब्द चाहिए ही चाहिए। अदरवाइज अगर आप बोलेंगे वाय पी कर जाइए तो कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि वाय है तो कुछ बात बनी नहीं। अगर बोलेंगे वाना खा कर जाइए तो सोचेंगे लोग कि वाना क्या है भाई, है ना। इसलिए इनको चलने के लिए सार्थक शब्दों की आवश्यकता होती है, ठीक। चलिए अगली बात करते हैं। यहाँ पर दूसरा जो आता है आपके पास, वो है सार्थक शब्द, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी स और अर्थ। स मतलब सहित, सहित यानी अर्थ के सहित, ठीक है। सार्थक का मतलब क्या होता है? सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो अपना कोई ना कोई अर्थ रखता है, ठीक है। सार्थक, सार्थक शब्द वे शब्द है जो अपना कोई ना कोई अर्थ जरूर रखते हैं।
सार्थक शब्द कितने हैं? 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। एक बार किताब में आया था कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद है, तो 4 उन्होंने सही दिया था। वैसे 2 होना चाहिए ना, क्योंकि 2 है अर्थ के आधार पर। तो अगर सार्थक लगा था पर उसने सार्थक को अर्थ ही ले लिया था, इसलिए आप सोच समझ कर लगाइएगा यहाँ पर, ठीक है। कई जगह 5 भी लिखा हुआ है, वही कई जगह 6 भी है, तो है ना। पर 4 मेनली देखो कौन कौन से। सबसे पहला होता है एकार्थी, जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, ठीक है। सबसे पहला हम क्या लेंगे? एकार्थी शब्द, नाम से स्पष्ट है, एकार्थी, जिसका एक ही अर्थ हो, उसको हम क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द, ठीक है। दूसरा अनेकार्थी, जिसमें एक शब्द के अनेक अर्थ हों, उसको हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी। तीसरा जो आता है वो है समानार्थी, जिनको आप पर्यायवाची भी बोलते हैं, है ना। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। इनकी जो शब्द है ना, इनकी कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई पता नहीं कि कहाँ से पूछ लेता है। बस हम रोज़ थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि थोड़े थोड़े शब्द मैं आपको दे सकूं, ठीक है। चौथा लेते हैं हम विलोम शब्द, यानी विपरीतार्थी विलोम शब्द, ठीक है। और हमेशा सिस्टम में पढ़ना है, तभी आगे कड़ियाँ जुड़ती जाती है। अगर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा फिर पता नहीं चलेगा, क्योंकि रिलेट करता है एक दूसरे से। हिंदी का हर टॉपिक आपस में क्या है? रिलेशन रखता है। सम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है अगला। श्रुति सम भिन्नार्थक, यानी श्रुति मतलब सुनने में, सम मतलब समान, लेकिन भिन्न, भिन्न क्या है उसका अर्थ, देखो इसी में छुपा हुआ सारा। श्रुति सुनने में समान, लेकिन अर्थ कैसा है? भिन्नार्थक है, ठीक है। या समोच्चारित, यानी सम उच्चारण, जिनका उच्चारण समान होता है लेकिन अर्थ उनका अलग अलग होता है। नंबर 6 पे आता है बच्चे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक यानी वाक्यांश के लिए आप बोलते हैं ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वही ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक शब्द। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था, एकार्थी शब्द। एकार्थी, जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, एकार्थी शब्द कौन कौन से होंगे भाई? आपको मैं एक कुछ एग्जाम्पल दे सकती हूँ। जैसे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं ना, और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में और स्थान के नाम एकार्थी के उदाहरण होते हैं सारे के सारे। एक ट्रिक याद रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के सारे शब्द क्या होते हैं? एकार्थी होते हैं। वो एक ही होता है, भारत एक है, राम, सीता, मकान आदि, ये सब क्या बच्चे? एकार्थी शब्द हैं। कुछ अन्य भी होते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ अहंकार, अहंकार का अर्थ एक ही होता है, जैसे घमंड, ठीक। जैसे मैं कहूँ कृति, कृति का भी एक अर्थ होता है, जैसे रचना, ठीक है। जैसे निंदा, निंदा मतलब बुराई करना, है ना, तो एक ही अर्थ है इसका, ठीक है। इस तरीके से कुछ और भी है, जैसे घर मकान होता है ना। और छात्र विद्यार्थी होता है, सोमवार जैसे दिन का नाम है, तो ये एक ही है अपने आप में। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा आगे समझेंगे हम। अनेकार्थी से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, अनेकार्थी शब्द। यहाँ मैं कुछ आपको दे दूँगी, लेकिन सारे हम यहाँ नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़े थोड़े मैं आपको दे दूँगी क्लासेस। अनेकार्थी शब्द देखो नाम में स्पष्ट है, अनेक जमा अर्थ से बना है, यानी अनेक अर्थ। कैसे तोड़ सकते हैं आप? तोड़ना जरूर है, क्योंकि आपको संधि आ जाएगी अच्छे से। अनेक धन अर्थ, धन ई से बना है, तो अनेक क्या है? उसके अर्थ है। जिस शब्द के अनेक अर्थ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी बहुत इंपॉर्टेंट, इनको पर्यायवाची मत समझिएगा, क्योंकि इनके अर्थ अलग अलग होते हैं, ना कि उसके समान। पर्यायवाची तो उसके जैसा होता है ना। यहाँ पे अनेकार्थी का मतलब क्या है? अनेकार्थी बच्चे का हमेशा क्वेश्चन रहता है कि मैम अनेकार्थी और पर्यायवाची क्या एक जैसे होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये अपने आप में क्या होते हैं बच्चे? अलग अलग होते हैं। कुछ मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ अनेकार्थी के। जैसे शब्द आ जाए अंक और ऑप्शन में आ जाए कि निम्न में से
अंक का इनमें से कौन सा है ना, इस तरीके से आ जाता है। तो अंक देखो क्या क्या अर्थ देता है। एक तो संख्या, यहाँ से बदलना नहीं है, अंक के ये अर्थ है आगे, है ना। जैसे चित्र, देखो चित्र भी होता है इसका मतलब। जैसे गोद, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोद आया हुआ है, ठीक है। एक नाटक का जो अंक होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं, ठीक है। नाटक का अंक, ठीक है। या फिर अध्याय, अध्याय को भी यहाँ पर क्या बोला जा सकता है, अंक, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूँ जैसे अंबर, अब यहाँ पे आकाश वगैरह, ये आकाश भी आएगा लेकिन एक ही लेना है, पर्यायवाची नहीं लेना है। यहाँ पर आकाश हो गया। देखो अंबर फिर आपके कपास को भी कहा जाता है ना। और अंबर कपड़े को भी कहा जाता है, तो कपड़ा, ठीक है। उसने अंबर पहने हैं, पीताम्बर सुना ना। या फिर एक सुगंधित पदार्थ भी होता है अंबर, सुगंधित पदार्थ, ठीक है, एक सुगंधित पदार्थ। और देखिए अगला, ये अज बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ एग्जाम में, अज, और हमें पता भी नहीं चलता। देखो अज, अज का अर्थ पूछ लिया था, इसका अर्थ ब्रह्मा भी होता है। एक मिनट, इसका अर्थ क्या होता है बच्चे, अज, ब्रह्मा, ठीक है। बकरा भी होता है, देखो बकरा, अज, शिव भी होता है। और अधिकतर पर्यायवाची से कम देता है और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बना देता है, क्योंकि बच्चे पर्यायवाची तो रट लेते हैं ना। जीव भी होता है और आत्मा भी होता है, ठीक है। किसका मतलब, अज। अब देखो अब्ज, मैंने आपको बताया भी था अब्ज। अब्ज मैंने किसको कहा था, अप मतलब जल और ज मतलब जन्म, यानी कमल, पर्यायवाची था ना ये। अब इसके अन्य अर्थ भी है कुछ, जैसे अब्ज शंख को भी कहते हैं, चंद्रमा को भी कहते हैं, चंद्रमा, ठीक है। कपूर को भी कहते हैं कई बार, कपूर, ठीक। और अर्क, कुछ लिख लीजिए, बाकी रोज करते रहेंगे थोड़े थोड़े से। अर्क जैसे सूर्य, अगर आपके पास किताब है तो उसमें से भी आप देख सकते हैं। रस, और पंडित लूसेंट में तो मिलेगा नहीं आपको ये, कोई और बुक है आपके पास तो उसमें मिल सकता है। अगर आपके पास व्याकरण भारती है तो उसमें बहुत मिल जाएंगे आपको। रविवार हो गया, आक हो गया, है ना, ये सारे हैं अर्क के। देखो अमर, अमर के भी एक दो अर्थ होते हैं। अमर जैसे शाश्वत, शाश्वत जो कभी नष्ट नहीं होता ना। और देवता को भी हम अमर कहते हैं, देवता लोग भी कभी नष्ट नहीं होते हैं, है ना। जैसे एक आधा और करा देती हूँ मैं, जैसे खर, खर यानी गधा, है ना। या तेज को भी कहते हैं, तेज, गधा तो तेज नहीं होता ना, लेकिन खर का मीनिंग है तेज, ठीक है। देखो खेचर, खे मतलब आकाश में चरने वाले, खेचर, खेचर यानी पक्षी, ग्रह, ठीक है, ग्रह। या देवता को भी कहते हैं खेचर, देवता, ठीक। अब देखो गौ, गौ तो सबको पता ही है, गाय को भी कहते हैं। और इंद्रियों को भी कहते हैं, इंद्रियां। और आपकी पृथ्वी को भी कहा जाता है गौ, ठीक है। घट देखो, घट, घट, घट देखो, घट तो सबने सुना भी होगा, घड़ा को भी कहते हैं। घट शरीर को भी कहते हैं, घट मन को भी कहते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं बच्चे द्विज, द्विज सबसे इम्पोर्टेंट है, द्विज बहुत बार आता है एग्जाम में, द्विज। द्विज देखो पक्षी को भी कहते हैं। और दांत, द्विज मतलब जो दो बार आता है, द्विज, ज मतलब जन्म लेना, चंद्रमा, ठीक है। और ब्राह्मण, और अंडज, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अंडज। और प्राणी, ठीक है। चलिए अगली बात कर लेते हैं थोड़ी सी, समानार्थी क्या होता है, समानार्थी। समानार्थी, इसी को हम पर्यायवाची भी कहते हैं। इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं है, एक बार समझ आ गया तो समझ जाओगे कि इनमें अंतर क्या होता है ना।
समानार्थी यानी समान अर्थ वाले। पर्याय भी वही होता है, पर्याय का मतलब ही क्या होता है, पर्याय का मतलब समान होता है, ठीक है, समान, जो उसके समान होता है। पर्यायवाची का अर्थ होता है कि समान अर्थ वाले शब्द, है ना, समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची। इसी को हम एक और नाम देते हैं प्रतिशब्द भी देते हैं, याद रखिएगा, ये तीनों इसी के नाम है। अगर कभी आता ना कि निम्न में से प्रतिशब्द कौन सा है, तो प्रतिशब्द, समानार्थी और पर्यायवाची एक ही बात है। इनको समानार्थी भी कहते हैं, पर्यायवाची भी कहते हैं, और प्रतिशब्द भी कहा जाता है, ठीक है। देखो बच्चे, पर्यायवाची शब्द आप जरूर पढ़ते हैं, लेकिन पर्यायवाची शब्द एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते हैं। जैसे मान लो, मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपके सामने कोई राकेश नाम का लड़का है, ठीक है, राकेश। अब आपको पता है कि राकेश भाई चंद्रमा का पर्यायवाची होता है ना, चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो आप राकेश को चंद्रमा नहीं कह सकते हैं, है ना। आप ऐसा नहीं बोल सकते राकेश इधर आ या चंद्रमा इधर आ। कहने की बात ये कि हाँ भाई, चंद्रमा के पर्यायवाची हो सकता है राकेश, लेकिन एक दूसरे का स्थान नहीं लेते, ये बस पर्याय है, उसके समान है, उसकी जगह नहीं रख सकते आप इसको, ठीक है। चलिए, थोड़े से 2-4 मैं आपको बता देती हूँ, बाकी थोड़ा सा मैं आपको रूटीन में करवाने का प्रयास करूँगी, ठीक है। कुछ मैं 3-4 आपको बताती हूँ जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, है ना, जो एक दूसरे से रिलेट करके याद हो जाएंगे आपको सारे के सारे। देखो, पानी का बता देती हूँ मैं आपको, पानी के पर्यायवाची, जैसे अम्बु, अम्बु, जैसे जल, जैसे नीर, जैसे पयो, ठीक है। फिर वारी, वारी, तोय, पानी के जरूर याद कर लेना, इससे 3-4 याद हो जाएंगे आप, ठीक है। तोय, फिर आता है अम्ब, अम्भ, अम्भ, फिर आता है आब, फिर आता है उदक, अप, जीवन और सलील। ये के सारे पर्यायवाची किसके हैं, तो पानी के। इनमें से हम बहुत सारी चीज़ें उठाएंगे, जैसे अम्बु को उठा लेंगे, जल, नीर उठा लेंगे, पयो उठा लेंगे, वारी, तोय, है ना, ये सारे हम कुछ ले लेंगे। देखो, इनसे हम कुछ अन्य के भी बना सकते हैं, जैसे पानी से ही हम बादल के बना सकते हैं, बादल, यानी कि पानी के पर्यायवाची में अगर आप द और धर जोड़ते हैं, किसमें, पानी के पर्यायवाची में, पानी के पर्यायवाची में द और धर जोड़ने पर बादल के पर्यायवाची बनते हैं। कैसे बनेंगे, देखो, अम्बु था ना, अम्बु, तो अम्बुद, एक मिनट, अम्बु से क्या बन गया, द लगाना पीछे, अम्बुद। जल में जलद, जल देने वाला, नीर में नीरद, पयो में पयोद, ठीक है। और देखो, पयोद हो गया। फिर वारी था ना, वारी, फिर वारीद, वारीद हो गया। कितना फ़ायदा हो जाएगा आपका, तोयद। फिर इसी में अम्बुधर, धर जोड़ना ना, फिर धाराधर भी होता है, जलधर भी होता है, मेघ तो सबको पता ही है। फिर वारी में वारीधर। इस तरीके से आपको किसके मिल जाएंगे बच्चे, बादल के। और यहीं से इसी पानी के पर्यायवाची से आपको कमल के भी मिल जाते हैं। कमल के मैं आपको बहुत सारे लिखवाने वाली हूँ, कमल के अक्सर आते हैं एग्ज़ाम में। देखो, कमल का जैसे अरविंद, ठीक है, कमल का पर्यायवाची जैसे अरविंद, बहुत बार एग्ज़ाम में आता है। जैसे इंदिवर, उत्पल, सारे नोट कर लेना अपने पास, उत्पल। कमल के ख़त्म नहीं होता, चाहे आप पूरा पेज भर लेना, है ना, पर मैं थोड़े लिखवा देती हूँ। नलीन,
है ना। जलज तो सबने सुना ही है। पंकज, देखो जल में ज लगा दिया, पंकज, ठीक है। पुष्कर, राजीव, बहुत इम्पोर्टेंट है राजीव। शतपत्र, 100 पत्तों वाला होता है ना ये। सरसीज भी कहा जाता है इसे, सरसीज। सरोज, देखो सर, सरोज, सर में क्या लगा दिया, यानी सरों में क्या जोड़ दिया, ज, ठीक है। अब हम पानी के पर्यायवाची में जोड़ते जाएंगे। जैसे देखो अम्बुज, ज मतलब जन्म लेने वाला, कहाँ जन्म लेने वाला, पानी में। नीरज, ज मतलब नीर में जन्म लेने वाला। पयोज, पानी में जन्म लेने वाला कमल। वारीज, वारीज, तोएज, और अवज तो मैंने आपको बताया था जब हमने संधि पढ़ा था, है ना। और पुंडरीक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है पुंडरीक। पुंडरीक किसका पर्यायवाची शब्द है, तो कमल का, ठीक है। कहने की बात है कि अगर पानी के पर्यायवाची में ज जोड़े तो किसके बनते हैं, सारे के सारे कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं, ठीक। अगली बात करते हैं जो इसी से निकला है फिर आपका समुद्र। समुद्र, समुद्र के पर्यायवाची कैसे बनाओगे आप, जब हम पानी के पर्यायवाची में निधि या धी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, निधि या धी। इन शब्दों को जोड़ेंगे तो किसके मिल जाएंगे हमें, पानी के। जैसे अम्बुधि, धी दिखना, धी, धी मतलब धारण करने वाला, है ना, ठीक है। जलधि, जलधि, ठीक है। जैसे नीरधि, ये सारे के सारे बादल इसके समुद्र के हैं, नीरधि। फिर पयोधि, ठीक है। वारीधि, जैसे तोएधि, ठीक है। फिर जैसे क्षीर भी होता है, क्षीर निधि, ये भी समुद्र का पर्यायवाची होता है, ठीक है। जैसे जल निधि, अब निधि जोड़ना ना, जल निधि। फिर पयो निधि, पयो निधि। फिर कुछ अन्य है जैसे रत्नाकर, रत्नाकर भी हम समुद्र को कह सकते हैं। वरुणालय, वरुण का आलय है ना, वरुणालय। सागर भी कहते हैं, सिंधु भी कहते हैं, सिंधु। मकरालय, मकर का आलय, मकरालय, ठीक है, मकरालय यानी मछली। नदीश, नदियों का क्या है, ईश्वर। इस तरीके से बच्चे आप किसका बना सकते हैं, समुद्र के पर्यायवाची आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा रिलेट करवाना सिखा दूँगी, ज़्यादा तो ट्रिक नहीं बना सकते हम इनमें, है ना, ठीक है। और चौथा जो प्रकार है वो है आपका विलोम शब्द। विलोम शब्द, विलोम तो बताने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा विलोम शब्द, ठीक है। जैसे अथ का विलोम इति, ठीक है। अधुनातन का विलोम, अधुनातन का विलोम पुरातन, ठीक। जैसे अनुकूल का विलोम, अनुकूल का प्रतिकूल, जो हमारे अनुकूल नहीं होती कोई चीज़ें, उल्टी हो जाती तो यानी प्रतिकूल हो जाता है वो, ठीक है। जैसे अपकार का अपकार, उपकार, ठीक है। अवनी, बहुत इंपॉर्टेंट है अवनी शब्द, अवनी। ये जितने मैं करवा रही हूँ ना ये सारे आए हुए हैं एग्ज़ाम में। अवनी का जैसे अंबर, अवनी हम धरती को कहते हैं, ठीक है। जैसे अबला, अबला, अबल और अ प्रत्यय से बना है। अबला मतलब जिसके पास बल नहीं है, यानी सबला सहित, किसके सहित है, बल के सहित। अभिज्ञ, याद रखना, अभिज्ञ का मतलब जानने वाला होता है, यहाँ पे इसका उल्टा होता है अनभिज्ञ। यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न होता है, अनभिज्ञ। बच्चे सोच लेते हैं कि अभिज्ञ का मतलब वही होता है जिसके पास कोई जानकारी। देखो ज्ञ मैंने बताया था ना, ज्ञ मतलब जानने वाला, तो जो कुछ जानने वाला हो तो उसको कहते हैं अभिज्ञ, जो कुछ भी नहीं जानता उसको कहते हैं अनभिज्ञ, ठीक है।
इस तरीके से कुछ बना सकते हैं। जैसे अर्वाचीन बहुत बार आया हुआ है शब्द, अर्वाचीन, अर्वाचीन, ठीक है। अर्वाचीन आधुनिक को कहते हैं हम लोग, प्राचीन इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अवनत यानी गिरावट, और उन्नत यानी उठना, है ना, उन्नति होना। आकुंचन, सिकुड़ जाना कहीं एक जगह। और प्रसारण मतलब पता ही है, प्रसारण, फैलना, है ना, ठीक है। और जैसे आग्रह, आग्रह का उल्टा क्या हो जाएगा, विग्रह। आचार का अनाचार, ठीक। सॉरी। आर्द्र बहुत इंपॉर्टेंट, ये शब्द शुद्धि में भी आ सकता है, आर्द्र ऐसे लिखते हैं हम। आर्द्र यानी नमी वाली जगह होती है, नमी जहाँ रहती है, और इसका उल्टा क्या होता है, शुष्क, ठीक है। आई थिंक क्लास बहुत लंबी चली जाएगी, आज के लिए हम इतना रखते हैं। आगे के जो हमारे पास है दो श्रुति समभिन्नार्थक और आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द ही हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे इसको, है ना, ठीक है बच्चों। आज के लिए हम इतना रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।